बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इस बात को आप जहन में रखें हमेशा कि मैं थोड़ा सा इसको पीछे से शुरू कर रहा हूँ और इसको थोड़ा तफसील से ले रहा हूँ ताकि आपके लिए ये मसला अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ख़ास तौर पर ये मसला वहाँ ज़्यादा पेश आता है जब ये जेली वगैरह जो है किसी बाहर के मुल्क से आई हो। तो एक तो काफिर मुल्क से आ रही है, प्लस ये कि उसके अंदर जेलेटिन मौजूद है, तो ये मुश्किल ज़्यादा खड़ी हो जाती है कि हम उसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। देखिए, खाने की जो चीज़ें हैं वो दो तरह की हैं। कुछ खाने की चीज़ें वो हैं कि जिसके अंदर गोश्त, चर्बी या इससे रिलेटेड कोई चीज़ जो हैवानी अज्जा हैं उससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। मसलन फ़र्ज़ करें कि बाहर के मुल्कों से स्वीट कॉर्न्स के टिन आते हैं, सब खाती हैं माशाल्लाह। स्वीट कॉर्न्स के टिन आते हैं। अब ये कौन है, इसका गोश्त वगैरह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। या इसी तरह मुमकिन है बाज़ और दूसरी सब्ज़ीजात हैं या दालें वगैरह हैं, उनके पके हुए टिन हों जिसमें गोश्त मौजूद ना हो, या लोबिया वगैरह टाइप की चीज़ें हैं। ये इस किस्म की चीज़ों के टिन्स वगैरह आते हैं हमारे पास। तो अब ये जो टिन्स हैं कि जिसके अंदर गोश्त या हैवानी अज्जा के अलावा कोई चीज़ है, वो फ़र्क नहीं पड़ता मुसलमान मुल्क से लें आप, काफिर मुल्क से लें आप, खुद आप लेकर आएँ, कोई आपको दे, ये आपके लिए पाक भी हैं और ये आपके लिए हलाल भी हैं, जब तक कि आपको ये यकीन ना हो कि इनको पकाते वक्त या इनको पैक करते वक्त गीला हाथ किसी काफिर का इसको लगा है, यानी ज़ाहिरी निजासत यानी खुद ज़ाती तौर पे पाक हैं। अगर इनमें कहीं कोई शायबा हो हुर्मत का तो वो ज़ाहिरी निजासत के एतबार से हो सकता है कि किसी काफिर ने गीला हाथ लगाया हो, या मतलब फ़र्ज़ करें कि किसी नजिस बर्तन के अंदर इसको पकाया गया हो, इस एतबार से। वरना ज़ाती तौर पे अगर आप देखें तो सब्ज़ियां हैं या दालें हैं या लोबिया टाइप की चीज़ें हैं या स्वीट कॉर्न्स वगैरह टाइप की चीज़ें हैं, ये ज़ाती तौर पर तो कोई नजिस चीज़ नहीं है। और ना ही इसके खाने पीने के लिए कोई ख़ास अहकाम है कि जिस तरह हैवानात में है कि उसको तज़किया किया जाए, उसको ज़िबा किया जाए, शराइत के साथ ज़िबा किया जाए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके लिए। सब्जियों के लिए कोई शर्त नहीं है कि किस अंदाज से उसको काटा जाए तो फिर वो हलाल होंगी। तो किसी भी तरह से काट लें आप सब्जियां, असल ना काटें आप जाके उखेड़ लें, अब कोई भी तरीका अपनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हर हाल में पाक और हलाल हैं आपके लिए। यानी इसको पाक या हलाल करने के लिए कोई ख़ास शर्तें मौजूद नहीं हैं, बस ज़ाती तौर पर ये पाक भी हैं और ज़ाती तौर पर ये हलाल भी हैं। ये भी ज़हन में रखें कि तहारत व नजासत एक चैप्टर है, हलियत व हुर्मत, हलाल और हराम होना, ये एक दूसरा चैप्टर है। एक चीज़ पाक हो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि बस वो खाई भी जा सकती है। या आप सबके मोबाइल पाक हैं मगर खा सकते हैं, असली खाने का मौजू ही नहीं है। मट्टी पाक है मगर खा सकते हैं, हराम है खाना। तो ऐने मुमकिन है एक चीज़ पाक हो लेकिन खाना हराम हो उसको। और ये भी हो सकता है कि एक चीज़ हलाल हो लेकिन आर्जी एतबार से वो नजीस हो गई हो। मतलब फ़र्ज़ करें एक बकरे का गोश्त आप जब लेकर आते हैं, आपके सामने ज़िबा हुआ, फ़र्ज़ करें मुर्गी आपने अपने सामने ज़िबा करवाई है, बाज़ लोग वहमी होते हैं अपने सामने ज़िबा करवाते हैं, तो आपने देखा कि उसी नजिस छुरी के साथ उसने सारा उसका काम किया जिसकी वजह से उसका गोश्त वोश्त सब नजिस हो गया है। ज़िबा सही हुआ है लेकिन जब ज़िबा सही हो गया तो उसका मतलब है कि इसका गोश्त पाक भी हलाल हो गया।
कायदतन इसको पाक भी होना चाहिए था अगर ये छुरी को धोकर इस्तेमाल करता, लेकिन उसने उसी नजीस छुरी से उसका सारा काम अंजाम दिए। नतीजा क्या हुआ कि गोश्त के मुख्तलिफ हिस्सों पर जहाँ जहाँ से उसने पीसेस किए हैं, कम से कम उन हिस्सों को तो वो छुरी नजीस लग रही है और उसको नजीस कर रही है मसलन। तो ये हलाल तो है, लेकिन आप कहिए ऐसे ही आप इसको भून कर खा लें, नहीं खा सकती। क्यों? इसलिए कि इस वक्त नजीस है मसलन। तो नजासत की वजह से आप नहीं खा सकती, वल्लाह ज़ाती तौर पर ये इस वक्त एक हलाल गोश्त का टुकड़ा आपके सामने मौजूद है। बस ऐने मुमकिन है एक चीज़ हलाल हो लेकिन आर्जी नजासत की वजह से खाई ना जा सकती हो, ऐने मुमकिन है एक चीज़ पाक हो लेकिन ज़ाती तौर पर उसको खाने की इजाज़त ही ना हो, और दोनों भी जमा हो सकते हैं कि पाक भी हो और हलाल भी हो। दुरुस्त, जिससे जब आप इस गोश्त को धो धा कर अब अपने हंडिया चढ़ा दी तो अब ये पाक भी है और हलाल भी है। थोड़ी देर बाद आप लोग बैठ के खा रहे होंगे उसको। दुरुस्त। बस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको अलग अलग रखने की ज़रूरत है। हम लोगों से इश्तबाहात जो बाज़ औक़ात होते हैं, वो जब हम समझते हैं पाक हैं तो समझते हैं इसका मतलब है बस खाना भी जायज़ है, हलाल भी है, जबकि ऐने मुमकिन है कि एक चीज़ पाक हो मगर खाना हलाल ना हो। उसका एक और बहुत बड़ा शाहिद आगा सिस्तानी के नज़रिए के हिसाब से वो ये है कि अगर कोई गोश्त आपको मिले, मतलब फ़र्ज़ करें किसी ने आपको एक गोश्त का टुकड़ा दे दिया और आपको ये यकीन ना हो कि ये ऐसे जानवर का है कि जिसको शरई तरीके से ज़िबा किया गया है, तो वो हलाल नहीं होगा लेकिन पाक है। अगर सीसानी के हिसाब से मशकूक गोश्त जिसकी हिल्लियत मशकूक हो, वो गोश्त हलाल नहीं है लेकिन पाक है। लिहाजा पाक है, आप कहें जी पाक है बस खाओ, तो खा नहीं सकते, इसलिए कि जब तक वो मशकूक है उस वक्त तक वो उसके ऊपर हलाल होने का हुक्म जारी नहीं होगा। तो इन चीज़ों को अलग अलग रखने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात इश्तबाहात हम कर देते हैं कि इनको मिक्सअप कर देते हैं, हलाल समझते ही उसको पाक भी मान लेते हैं, पाक समझते ही उसको हलाल भी मान लेते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। बस वो चीज़ें कि जिसका कोई तज़किया वगैरह नहीं होता और गोश्त वगैरह से जिसका ताल्लुक़ हैवानी अज्जा से नहीं है, वो तो सब की सब चीज़ें पाक भी हैं ज़ाती तौर पे और हलाल भी हैं। और हमेशा याद रखें कि जो चीज़ें ज़ाती तौर पे पाक हैं वो उस वक्त तक आपके लिए नजासत उनकी साबित नहीं होती जब तक कि आपको जो शरई तरीके हैं नजासत साबित होने के, उनमें से कोई एक तरीका उसके ऊपर अप्लाई ना हो जाए। मसलन दो आदिल मर्दों ने गवाही दी कि ये नजिस है और बकौल आगा सिस्तानी के सबब भी बयान करें कि नजिस कैसे हुआ है, तो उस सूरत में उसको नजिस माना जाएगा, वरना वो पाक है। या मसलन फ़र्ज़ करें कि आपने खुद देखा उसको नजिस होते हुए तो नजिस हो जाएगा, वरना पाक है। या जिसके इख्तियार में कोई चीज़ है जिसको साहिब यद कहते हैं, जिसके इख्तियार में वो चीज़ है, वो ये कहे कि जी ये पाक है, वो ये कहे कि ये नजिस है, क्योंकि ज़ाती तौर पे तो वो पाक चीज़ थी, वो ये कहे कि ये नजिस है। मतलब फ़र्ज़ करें खाना सब्ज़ी पकी है घर में, ज़ाती तौर पे तो पाक होती है ना। अल्लाह आप खुद गए जाके, अब आला ऐसे शौहर अगर हों कि खुद जाएं जाके किचन में से उन्होंने प्लेट में डाला और खाने लगे और बीवी ने कहा कि जी ये नजिस हो गया था, तो सिर्फ उसका कहना काफ़ी, इत्मीनान ना भी आए, इसलिए कि वो साहिब इख्तियार है। यानी वैसे तो हर चीज़ का इख्तियार आजकल उसी के हाथ में, लेकिन खाने की निस्बत वो ज़ियद है। जब ज़ियद है तो उसकी बात जो है वो काबिल कबूल है, तो यहाँ से नजासत साबित हो जाएगी। लिहाजा ऐसी चीज़ों की नजासत साबित करने के जब तक ये तीन तरीक़ों में से कोई एक तरीका जारी ना हो, उस वक्त तक उसको पाक ही माना जाएगा अपनी ज़ाती खुसूसियत के एतबार से। लिहाजा एक टिन आपके सामने स्वीट कॉर्न का टिन है, आपने खोला उसको डाला, अब वो तो बॉइल्ड होता है और ज़रूरत भी नहीं होती उसको पकाने पकूने की, वैसे ही चम्मच लें और शुरू हो जाए। खूब आया खा सकती हैं आप, काफिर मुल्क से आया हुआ खा सकती हैं। कितने लोगों का की राय है कि इसको खाया जा सकता है? और कितने लोगों की राय यह है कि नहीं खाया जा सकता? कुछ लोग बगैर राय वाले हैं। खूब, या
हाँ कहें या ना कहें, कुछ तो बिलाखिर इतना कुछ सुनने के बाद भी कुछ ना कह सकें तो क्या फ़ायदा है। तो इसको खाया जा सकता है, इसलिए कि हमें यकीन तो नहीं है कि इसको आर्जी नजासत लगी है। जब यकीन नहीं है कि आर्जी नजासत लगी है तो ज़ाती तौर पे वो चीज़ पाक है, बस आपके लिए वो पाक मानी जाएगी, और क्योंकि हलाल भी थी लिहाजा आपके लिए खाना भी हलाल हो जाएगा। लिहाजा जितने भी सब्जियों के, दालों के, इस टाइप के कॉर्न्स वॉन्स टाइप की चीज़ों के टिन आपके पास आते हैं, चाहे वो अमेरिका से ही क्यों ना आए, आपके लिए उनका इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है, मगर ये कि आपको उसकी आर्जी नजासत का यकीन हो जाए, तो वो फिर एक अलग मसला है, फिर नजासत की वजह से नहीं खा सकते उसको। ये तो उन चीज़ों का मसला है कि जो ज़ाती तौर पर जिनके अंदर हैवानात के अज्जा मौजूद नहीं हैं, या हैवान या हैवानात के अज्जा। अब इसके मुकाबिल में वो चीज़ें हैं कि जिनके अंदर जो हैवान, मतलब गोश्त, मसलन चर्बी, बहुत से लोग चर्बी भी खाते हैं, और अगर ईरान आप गई हो और कबाब आपने खाए हो तो उसमें गोश्त कम और चर्बी ज़्यादा होती है, अच्छी खासी मिकदार उसमें चर्बी की होती है, उनकी जो कबाबी है, यादिश बखैर। तो अर्ज़ खिदमत ये है कि तो गोश्त या चर्बी से रिलेटेड जो मसाइल हैं, अब अगरचे वो इस वक्त तो मेरा मौजू नहीं है, लेकिन अब बात आई है इसलिए मैं हल्का सा उसका भी अर्ज़ कर दूं कि गोश्त और चर्बी अगर तो हमें यकीन है, अच्छा अब जब गोश्त और चर्बी के खाने पीने की बात हो रही है तो फ़र्ज़ हमारा ये कि हलाल गोश्त जानवर की है, बकरे का गोश्त है, गाय का गोश्त है, हिरन का गोश्त है, यानी किसी ऐसे जानवर का गोश्त है कि जो हलाल गोश्त है, क्योंकि अगर हराम गोश्त जानवर हो तो फिर भी तज़किये का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा उसमें खाने के एतबार से, और हम क्योंकि खाने पीने के अहकाम के एतबार से बात कर रहे हैं, लिहाजा फ़र्ज़ हमारा ये है कि गोश्त किसी ऐसे हैवान का है कि जो हलाल गोश्त है, तो आया हम उसको खा सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर ये काफिर मुल्क से आया हुआ हो तो इसमें दो तीन सूरतें बनेंगी। पहली सूरत तो यह है कि आपको ये मालूम है, यानी आपको यकीन है कि जिस मुल्क से भी आया है वहाँ पर इसको शरई तरीके से ज़िबा नहीं किया गया, आपको यकीन है कि इसका शरई तरीके से ज़िबा नहीं किया गया, तो चाहे बकरे का गोश्त हो या गाय का गोश्त हो या हिरन का गोश्त हो या किसी और हलाल जानवर का गोश्त हो, उस गोश्त को आप नहीं खा सकती। अच्छा, ये जो मसला है कि अगर यकीन है कि इसको शरई तरीके से ज़िबा नहीं किया गया, अगरचे मैंने बात उस गोश्त की है जो काफिर मुल्कों से आ रहा है क्योंकि वो ज़्यादा अहम मसला है, लेकिन ये अपने मुल्क का भी मसला यही है कि आपके पास, आपके अपने मुल्क में आपको पता है कि एक दुकानदार ऐसा है कि जो शरई तरीके से ज़िबा किए बगैर गोश्त को बेच रहा है तो आप उस गोश्त को नहीं खा सकती। उससे लेकर आप कहें जी मुसलमान दे रहे हैं, मुसलमान के देने का फ़ायदा वहाँ होता है जहाँ शक हो, या मुसलमान के बाज़ार का फ़ायदा वहाँ मिलता है जहाँ पर शक हो, लेकिन जहाँ पर यकीन हो कि ये मुर्दार बेच रहा है, दुरुस्त, तो वहाँ पर फिर चाहे आप किसी मुसलमान से, क्या किसी बिलाखिर आदिल जितना आप उसको आदिल तर बना सकें, ऐसे आदमी के हाथ से भी लें, लेकिन आपको ये यकीन है कि ये ऐसे हैवान का है कि जिसको शरई तरीके से ज़िबा नहीं किया गया, तो आपके लिए उस गोश्त का खाना जायज़ नहीं होगा, दुरुस्त। ये एक सूरत। दूसरी सूरत ये है कि आपको उल्टा यकीन है, आपको ये यकीन है कि ये जिस हैवान का गोश्त है उसको शरई तरीके से ज़िबा किया गया है, तो चाहे अमेरिका से आ रहा हो ये गोश्त या और दूसरे ऑस्ट्रेलिया वगैरह से आते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं, ये कहीं से भी आ रहा हो, किसी भी काफिर मुल्क से आ रहा हो, अगर आपको ये यकीन है, अब यकीन किसी भी वजह से हुआ हो, अभी हम उसमें असबाब यकीन में नहीं जाना चाह रहा, अगर आपको यकीन है, आप कसम खा सकती हैं हज़रत अब्बास की कि ये गोश्त जो है किसी ऐसे जानवर का है जिसे शरई तरीके से ज़िबा किया गया है, तो आपके लिए वो गोश्त हलाल होगा। अब इसमें भी फ़र्क नहीं पड़ता चाहे काफिर मुल्क से हो चाहे मुसलमान मुल्क का हो,
तीसरी सूरत बनती है दरमियानी सूरत, जो शक की सूरत है। हमें नहीं मालूम कि ये शरई तरीके से ज़िबा हुआ है या नहीं हुआ। अब यहां पर अलामतों की बात आती है। एक बड़ी अलामत जिसको इस्लाम ने माना है वो है मुसलमानों का बाजार। अगर ये आप मुसलमानों के बाजार से गोश्त लेकर आ रही हैं और वो खाने ही के तौर पर बेच रहे हैं, खाने के लिए बेच रहे हैं मसलन, अब मुसलमानों के क्योंकि एक मरतबा ये होता है कि आप किसी मुसलमान के बाजार से ला रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कुछ गोश्त होता है जो उन्होंने चीलों के लिए रखा हुआ होता है। तो चीलों को देने के लिए अगर आपको वो गोश्त दे रहे हैं तो वो अलामत नहीं बनेगा तज़किये की, क्योंकि चीलों के लिए तो तज़किये की शर्त नहीं है ना। उनको तो आप कुत्ते का भी गोश्त खिला दें तो चल जाएगा, दुरुस्त। लिहाजा मुसलमानों के बाजार से कि जो बेच रहे हैं गोश्त खाने के लिए, वहाँ से अगर आप ख़रीद रही हैं तो ये ख़ुद मुसलमानों का बाज़ार ख़ुद एक अलामत है। शरीयत ने इसको अहमियत दी है और उसी से ख़रीदना आपके लिए काफ़ी हो जाएगा उसको हलाल समझने के लिए। लेकिन अगर मुसलमानों के बाज़ार से नहीं खरीदे, मतलब काफिर मुल्क से आ रहा है, तो उसमें ये फरमाते हैं कि अगर, अब ये जुमला थोड़ा टेढ़ा है जो है, लेकिन मैं क्या करूं, बिलाखिर जो कहा है उन्होंने मैं वो अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपके लिए ये साबित है, आपके अपने लिए ये चीज़ साबित है कि जिस काफिर से आपने लिया है, क्योंकि बाज़ औक़ात काफिर दुकानदार भी तो हो सकते हैं ना, आप एक दुकानदार काफिर से ख़रीद के ला रही हैं, मुसलमान के बाज़ार से नहीं ला रही हैं, लेकिन एक काफिर दुकानदार है, उसकी स्टोर से, एक सुपर स्टोर है बड़ा सा काफिर का, उससे ख़रीद के ला रही हैं। तो कहते हैं कि अगर आपके लिए ये साबित है कि जिस काफिर से आप ले रही हैं उस काफिर ने इस बात की तहकीक की होगी कि ये शरई तरीके से ज़िबाशुदा हैवान होना चाहिए, आपको इस बात का इत्मीनान है, एहराज है, आपके लिए साबित है ये चीज़ कि आप जिस काफिर से लेकर आ रही हैं उस काफिर ने, यानी उस काफिर की निस्बत इम्कान दे रही है कि आप, कि उसने एहतमाल है कि उसने तहकीक की होगी, यानी तहकीक करने के बाद वो ला रहा है दुकान पर। एक मतलब कि आप इम्कान ये दे रही है कि उसने तहकीक की होगी, यानी आपसे अगर पूछें कि आपको यकीन है उसने तहकीक की होगी, आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं मालूम, लगता है कि उसने तहकीक की होगी। ये लगता पे नहीं चलेगा, ये हराम है फिर खाना। आपको यकीन होना चाहिए कि उसने तहकीक की होगी, उसने की है या नहीं की ये एक अलग मसला है। यानी देखिए यूं है, एक तरफ आप हैं, दरमियान में काफिर है और तीसरा एंड है गोश्त का, दुरुस्त। ये काफिर इस गोश्त को जो लेकर आ रहा है, तो इस काफिर की निस्बत आपको यकीन होना चाहिए कि उसने उसको तहकीक करके लिया होगा, तो आपके लिए फिर उसका खाना जायज़ हो जाएगा। अगर ये यकीन नहीं है, ये एहराज नहीं है आपके लिए, तो फिर आप उस गोश्त को नहीं खा सकते, दुरुस्त। अब इसी से ये रिलेटेड मसला आता है, ये जो जेलेटिन का मसला है ये असल में इसी से रिलेटेड है, क्योंकि जेलेटिन या तो इसकी भी दो जैसे आपका मक्खन है ना, दो तरह का मक्खन है ना, मार्जरीन है एक, मार्जरीन क्या होता है, ये आर्टिफिशियल मक्खन होता है, ये हम जैसे लोगों को बहलाने के लिए कि चलो जी मक्खन खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये आर्टिफिशियल मक्खन है। हकीकतन ये हैवानी मक्खन नहीं होता, ये नबाती होता है। जो मार्जरीन वगैरह होता है ये नबाती होता है, दुरुस्त, यानी नबात जो पौधे वगैरह होते हैं उससे बनाया जाता है, ये हैवान से नहीं बनता। एक हैवानी होता है, जिस तरह घी भी आपके दो है ना, एक वनस्पति घी है और एक देसी घी है। वनस्पति घी कैसा घी होता है, वो देसी घी यानी हैवान के अज्जा वाला नहीं होता, दुरुस्त। इसी तरीके से ये जेलेटिन भी है कि जेलेटिन कभी मार्जरीन की तरह नबाती है और जेलेटिन कभी हैवानी है, यानी हैवान के अज्जा से बनाया जाता है। अच्छा, हैवान के अज्जा में भी दो तरह के अज्जा में बनता है, एक मर्तबा उसके मैदे में से किसी उसकी इंटरनल किसी लेयर से निकाला जाता है और एक मर्तबा उसकी हड्डियों से लिया जाता है। ये जेलेटिन का जो
मसला है वो इसी वजह से वजूद में आता है कि ये हैवान के अज्जा से बन रहा है, दुरुस्त। यानी जेली के अंदर जो आप जेली यूज़ करती हैं उसके अंदर ये जेलेटिन पड़ा हुआ होता है, और जेलेटिन दो तरह का है, या नबाती है या हैवानी है। हैवानी में भी या हड्डियों से लिया गया या उसके मैदे से निकाला जाता है, दुरुस्त। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क ये कि हड्डियाँ इस जानवर के उस उज़्व को कहते हैं कि जिसके अंदर रूह नहीं होती, बगैर रूह वाले अज्जा में से, और मैदा उन हिस्सों में से कि जो रूह वाला हिस्सा है। यानी कभी उसको रूह वाले हिस्से से लिया जाता है, कभी उसको बगैर रूह वाले हिस्से से बनाया जाता है। तो ये जेलेटिन, ये जेली जिसके अंदर ये जेलेटिन है, उसको यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं अगर तो नबाती है तो मसला ही कोई नहीं है, इसलिए कि वो तो हैवान का जुज़ ही नहीं है। तो जुज़ हैवान नहीं है तो बिल्कुल आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये एक सूरत। दूसरी सूरत है कि नहीं, ये जो जेलेटिन है ये नबाती नहीं है बल्कि हैवानी है। अच्छा, इसमें जो हैवानी जेलेटिन है तो आगे सिस्तानी ये फरमाते हैं कि अगर तो आपको इत्मीनान नहीं है या इल्म नहीं है कि ये नजिस वाला है, यानी मतलब देखें, एक तरफ यकीन या इत्मीनान है, दुरुस्त। अगर ये यकीन और इत्मीनान का मतलब ये है कि 100% पे समझे आप खड़े में, यकीन का मतलब होता है 100% और इत्मीनान का मतलब होता है 97, 98, 99 वाली पोजीशन, जो करीब करीब यकीन होता है, जिसको उर्फ़ आम में यकीन इसी को ही कहते हैं। इसको यकीन उर्फ़ी भी कहते हैं। एक 100% वाला यकीन हकीकी है, बोल होता तो बहुत अच्छा होता। 100% वाला जो है यकीन हकीकी है, और उससे कम वाला हकीकी यकीन तो नहीं है लेकिन नियर टू यकीन है, तकरीबन समझे आप, करीब करीब है उसके। तो उर्फ़ उसको भी यकीन ही समझता है, दुरुस्त। इसीलिए इसको यकीन उर्फ़ी से ताबीर किया जाता है। जो हकीकी यकीन है उसके मुकाबिल में पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती हैं। अगर आप 100% पे खड़े हुए हैं, मतलब फ़र्ज़ करें 100% मुझे यकीन है कि ये पंखा चल रहा है और इसके नतीजे में मुझे यकीन है कि बिजली आ रही है मसलन, तो बिजली के ना होने का कितना इम्कान है मेरे दिलो दिमाग में? 0% होगा। करीबन जब एक तरफ 100 है तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली 0 होगा। लेकिन अगर मेरे जहन में 98, 99% इत्मीनान है कि ये बिजली है इस वक्त, तो इसके मुकाबिल में क्या होगा? 1-2% होगा। लेकिन ये 1-2% जो है, कहने को तो है, लेकिन ये ऐसा है कि उर्फ इसको ना होना ही समझता है, इसीलिए उसको यकीन कहा जाता है, दुरुस्त। ये 1-2% होना ना होने के बराबर है, लिहाजा उर्फ इसको अहमियत नहीं देता कि यार 1% तो है ही ना, उर्फ कहता छोड़ो इसको, छोड़ो। 2% तो है ही ना, उर्फ कहेगा छोड़ दो इसको, इसकी कोई अहमियत और वक़्त नहीं है उस 98 और 99% के मुकाबले में। ये क्या है? दुरुस्त। लिहाजा ये है यकीन और इत्मीनान। बस इत्मीनान भी मैंने कहा कि जो पॉसिबिलिटीज़ उसके मुकाबिल में होती भी हैं तो वो उर्फ़ी तौर पर अदम की मंजिलत पर होती हैं। मादूम उसको फ़र्ज़ किया जाता है, कल अदम है वो, कल अदम तंजीम के रुकन है वो, दुरुस्त। हालांकि अगर आप यकीन या इत्मीनान रखती हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके मुकाबिल में या तो 0 पर हैं आप, या जो है वो नहीं है, जो है वो नहीं है, दुरुस्त। हालांकि आगे सिस्तानी कहते हैं कि अगर आपको यकीन हो या इत्मीनान हो कि ये नजिस नहीं है, यानी इसकी नजासत का यकीन या इत्मीनान ना हो, अगर यकीन और इत्मीनान ना हो तो क्या होगा नतीजा? यानी उससे कम वाला कोई दर्जा, मतलब आपको गुमान होगा, शक होगा, एहतमाल होगा, ये नीचे वाला कोई भी दर्जा हो सकता है ना। यानी अगर, यानी गोया यूँ कहने कि अगर आप 100% पे खड़े हुए ना हो या 99, 98 पर ना हो तो इसका मतलब है उससे पीछे कहीं होंगे आप, दुरुस्त। समझ में आ रही है बात? अगर आप 100% पे नहीं होंगे, मतलब फ़र्ज़ करें ये आपका रेसिंग ट्रैक है, यहाँ से आपने भागना शुरू करना है
और यहाँ पे आपको पहुँचना है जो 100% है आपका। फ़र्ज़ करें अगर किसी एथलीट के बारे में ये कहा जाए कि वो अभी 100% पे नहीं पहुँचा, तो इसका मतलब क्या है? तो यहीं कहीं दरमियान में ही होगा ना। हालांकि कहाँ है उसको छोड़ दें, लेकिन बिलाखिर दरमियान में होगा। इसका मतलब वहाँ नहीं है, तो इसका मतलब है पीछे ही कहीं मौजूद है अभी। तो अगर आपको नजासत का यकीन ना हो, तो इसका मतलब क्या है कि नजासत के बारे में मुमकिन है शक हो, मुमकिन है गुमान, यानी पिछले दर्जों में आप यकीन पर नहीं है, यानी पिछले दर्जों में है। तो इस सूरत में, या अगर मैं अल्फाज बदल दूं इनके और आसान कर दूं, ये तो मुश्किल इबारत थी, वो समझाइए अभी आपको मैंने। अब मैं आसान इबारत कहूँगा, आप कहेंगे पहले यही बोल देते तो बहुत बेहतर था। लेकिन बिलाखिर आपका अगर इस्तिफ्तात उठा के देखेंगी उनके आगा सिस्तानी के, उसमें तो वो नहीं मिलेगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, वो मिलेगा जो मैंने कहा है अब तक। तो इसलिए वो समझना इसलिए ज़रूरी है कि बिलाखिर आपको समझ में तो आए मसला कि क्या दिया हुआ नेट पर, वरना आपको भी समझ में ना आए और जो दर्स में नहीं आती उनको भी समझ में ना आए। ये तो सवाउन अलहिम हो गया। ना आपकी समझ में आया जो पढ़ी लिखी हैं, ना उनकी समझ में आया जो अनपढ़ हैं। तो पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों बराबर हो जाएंगे, जबकि कुरान कहता है हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल लज़ीना ला यालमून। पढ़ा लिखा और अनपढ़ कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा आपका दर्जा ऊपर होना चाहिए। तो वो दर्जे को ऊपर करने के लिए इतनी मेहनत की है मैंने कि आप अगर खोलें कल को नेट, तो आपको समझ में तो आए कि क्या कहा जा रहा है वहाँ पर। अब पलट दें इसकी इबारत को, यकीन पे ना हो नजासत का, यानी अगर आपको नजासत का जन है, गुमान है, एहतमाल है, शक है, तो इन तमाम सूरतों में, अब ये शक किस वजह से? इस वजह से कि आपको यही मालूम नहीं कि वो मुज़क्का है, या यानी उसका शरई तरीके से ज़िबा हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि मालूम यकीन नहीं है कि शरई तरीके से ज़िबा हुआ है, लिहाजा आपको शक है कि ये पता नहीं पाक है या नजीस है, या गुमान है मुमकिन है नजीस हो। यानी निचले दर्जों में आप घूम रही हैं जिसका ताल्लुक उस शक का या उस गुमान का नजासत से है। तो इस सूरत में आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि ये पाक तो मानेंगे जो ऊपर भी मैंने बयान किया, लेकिन इसको खाया नहीं जा सकता। खाने के लिए शर्त यह है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ऐसे जानवर का है कि जिसका शरई तरीके से हलाल गोश्त भी है एक, और उसको शरई तरीके से तज़किया किया गया है दो। उस वक्त तो कतई तौर पे आप खा सकते हैं। यानी जब आपके लिए ये तय हो जाए कि ये जेलेटिन जो है ये किसी ऐसे जानवर से लिया गया जो हलाल गोश्त भी है और उसको शरई तरीके से ज़िबा भी किया गया है, और फिर उसकी हड्डियों से या उसके मैदे से इसको निकाला गया है, तो आप उस जेलेटिन को आराम से खा सकते हैं। आप डायरेक्ट लेके भी खा लें, जेली में ना भी डालें तब भी खा सकती हैं। दुरुस्त? ये उस फ़र्ज़ पर कि जब ये तय हो। लेकिन जो पिछला वाला फ़र्ज़ था जहाँ पर हमने कहा कि यकीन या इत्मीनान नहीं है कि ये नजिस है, यानी यकीन या इत्मीनान नहीं है नजिस का मतलब है कि एहतमाल होगा उसके मुकाबिल में कि बिलाखिर हो सकता है ये किसी तज़किया-शुदा हैवान का, लेकिन तय भी नहीं है कि तज़किया-शुदा हैवान का है भी या नहीं। तो ऐसी सूरत में अर्ज़ किया कि इसको खा नहीं सकते। एक सूरत है कि इसको खा सकते हैं, एक सूरत में इसको खाया जा सकता है। असल मसला ये कि नहीं खा सकते, लेकिन एक तरीका है। सूरत क्या है? एक तरीका है, एक जादू है जो करेंगी आप तो ये खा सकती हैं आप इसको। अब आपको जादू सिखाने के लिए पहले अगर आपको याद हो, एक मसले हम पढ़ चुके हैं रमज़ान के, वहाँ पर खाने पीने की बात आती है, और वहाँ पर एक मसला आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी के मुंह से खून निकल आए और वो इतनी कम मिकदार में हो कि थूक में घुल मिलकर ख़त्म हो जाए, तो उस थूक को निगला जा सकता है। यानी उस थूक के निगलने से ये नहीं कहलाएगा कि आपने खून भी पिया लिहाजा आपका रोज़ा बातिल हो गया, क्योंकि खून तो ख़त्म हो गया थूक में मिलकर। दुरुस्त? यही बात ये यहाँ करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं ये जेलेटिन जिसको आप मसलन जेली में डाल रही हैं, इतनी कम मिकदार में डला हुआ हो जेलेटिन कि जेली में ये घुल मिलकर ख़त्म हो जाए,
यानी फिर उर्फन न कहलाए कि इसके अंदर कुछ जेलेटिन अलग से डली हुई है। एक मतलब ये होता है कि बिलाखिर इतनी मकदार में है कि आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जेलेटिन भी सामने नजर आ रही है मसलन, लेकिन इतनी कम मकदार में हो कि वो घुल मिलकर उसमें ख़त्म हो जाए। तो क्योंकि पाक तो था ही, यकीन तो नहीं था हमें नजासत का, लिहाजा पाक था, खा नहीं सकते थे, हलाल नहीं माना था उसको शरीयत ने। तो क्योंकि पाक था इसलिए नजिस नहीं करेगा उस खाने को, और खा नहीं सकते थे ज़ाती तौर पर उसकी वजह से कि वो खुद हलाल नहीं था हमारे लिए, लेकिन इसको हमने किया ये कि इतनी कम मकदार में डाला है कि वो घुल मिलकर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लिहाजा उसका अपना वजूद ही नहीं बचा। अब अगर आप वो जेली खा भी रही हैं तो उसमें ये नहीं कहला रहा कि आप जेलेटिन खा रही हैं। नतीजतन आपके लिए इस तरीके से इसको खाना भी हलाल हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात, या आ गई समझ में बात? सबकी समझ में आ गई? सोच लें, ये ना हो कल को आप ये खिलाना भी शुरू कर दें लेकिन किसी दूसरे तरीके से। दुरुस्त? बस जेलेटिन को कि जिसके बारे में ये तो पता है कि ये हैवानी अज्जा से बनाया गया है, लेकिन ये यकीन नहीं है कि नजिस है, नजासत का यकीन या इत्मीनान ना हो तो वो पाक है, और ऐसे इसको नहीं खा सकते आप। लेकिन जिस तरीके से खा सकते हैं वो ये है कि इसको किसी भी चीज़ में, जिस खाने में भी आप डाल रहे हैं, तो इतनी कम मकदार में डालें कि जब आप उस खाने को, मतलब फ़र्ज़ करें एक अंडा है, ये मसला आगा सिस्तानी का, ये मसला यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। आपने अंडा खोला, बाउल में डाला, आपको नज़र आया उसमें एक ज़र्रा खून है। अच्छा, आगा खुई वगैरह तो मना करते थे ऐसे वाजिब चुनगी, आगा सिस्तानी इस खून को कि जो अंडे में नज़र आता है जर्दी वगैरह में, वो उसको नजिस नहीं मानते हैं। लेकिन नजिस ना हो ये एक मसला है, खाना हलाल है या नहीं ये अभी मैंने अर्ज़ किया, एक मसला दूसरा है। खून सही है, नजिस नहीं है, लेकिन क्या नजिस नहीं है तो खाना जायज़ हो गया? खाना तो वैसे ही हराम है, खून को नहीं खा सकते, खून को खाना हराम करार दिया गया, चाहे वो नजिस ना भी हो। मतलब मछली का खून नजिस नहीं होता, खा सकते हैं? नहीं खा सकते। आप बस फ़र्ज़ करें मछली में आपको खून नज़र आ रहा है, आप निकालें और खा लें केचप की तरह, खून नहीं कर सकते ये काम आप, ये काम आप नहीं कर सकती हैं। क्यों? इसलिए कि सही है, पाक है, लेकिन खाना हराम है। तो आगा सिस्तानी उस जर्दी में मौजूद खून को पाक समझते हैं, लेकिन खाना तो हलाल नहीं समझते। अब क्या करें? खाना हो तो फ्राई की बजाय ऑमलेट खाएं आप, ये कर लें आप, फ्राई की बजाय ऑमलेट खाएं आप। जब आप इसको फेंटेंगी, और ये बन कबाब वालों की तरह अगर फेंटा आपने, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है उसका, फिर तो उसमें अंडा बड़ी मुश्किलों से बचता है। दुरुस्त? आपको तो झागी नज़र आ रही होती है ना, आपको तो लगता ही नहीं कि अंडा भी है या नहीं है। जब आप उसको फेंटेंगी तो होगा ये कि ये फेंटने की वजह से वो खून उसमें घुल मिल के खत्म, यानी जब आपने फेंट के फारिग होगी तो कोई नहीं कहेगा कि इसके अंदर खून है, अगरचे खून अंदर ही कहीं मौजूद है। यानी अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखें और इसको किसी लेबॉर्ट्री में लेकर जाएं और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे डालें, तो मुमकिन है कहीं ना कहीं बिखरे हुए ज़र्रात आपको खून के नज़र आएँ। लेकिन आप जब उर्फ की निगाहों पे लेकर जाएंगी, मतलब फ़र्ज़ करें अब यही फेंटा हुआ अंडा आप ले जाएं अपने घर में, अपनी अम्मा को दिखाएं, अंदर कमरे में बैठी हुई, मामा इसमें खून तो नहीं है? अम्मा ने कहा नहीं कोई खून नहीं है। सास को दिखाएंगी, जिसको भी दिखाएंगी, कोई भी नहीं कहेगा इसमें खून है। ठीक है, आप ही को खिलाती हूँ। जिसने इकरार किया इसमें खून नहीं है, अलबत्ता आप खुद भी खा सकती हैं, क्योंकि वाकई आगे सिस्तानी के हिसाब से इसमें खाने में कोई मुश्किल नहीं है। तो एक मजाक का जुमला था, लेकिन आखिर आप खुद भी खा सकती हैं, आप हत्ता खुद आगे सिस्तानी को भी खिला सकती हैं। जिसका मसला उसी को ले जाके खिला दें आप, सैंडविच बना के ले जाएं, जब आप ज़ियारतों पे जा रही हैं उसी अंडे का कहाँ गए आपके लिए लाएं हदिया, ये भी हो सकता है। यानी कोई गुनाह नहीं है इसके अंदर। तो यही काम इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर जेलेटिन इतनी कम मकदार में हो कि घुल मिलकर ख़त्म हो जाए, तो उस सूरत में फिर आप उस जेली को या उस खाने को जिसमें भी ये जेलेटिन पड़ी हुई है आप आराम से खा सकती हैं। तो जी ये तो हो गया जनाब अली जेलेटिन का मसला।
अच्छा, आगाए खुई का भी मैं आपको बताता चलूँ, आगाए खुई से भी ये सवालात पूछे गए हैं। तो आगाए खुई ने भी उसका जवाब दिया है, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। 2-3 सवाल हैं जो आगाए खुई से पूछे गए हैं और आगाए खुई ने उसका जवाब दिया है। मैं सवाल ही की शक्ल में आपके सामने पेश कर देता हूँ, उनकी ऐन इबारत क्या है। सवाल ये पूछा गया आगा खुई से कि वो ग़िज़ाएँ कि जो जेलेटिन के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, यानी जिन ग़िज़ाओं में जेलेटिन होती है, उनका क्या हुक्म है। आगा खुई कहते हैं कि जब तक कि उनकी नजासत का इल्म ना हो तो कोई हरज नहीं है। दुरुस्त, ये एक। दूसरा सवाल, ऐसे खाने के जिनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर जेलेटिन होता है, जो गाय से लिया गया है, और मालूम है हमें कि ये खाने जो हैं बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट किए गए हैं, यानी बाहर के मुल्कों से आए हैं, तो उस सूरत में इसका क्या हुक्म है। आगा का जवाब ये है कि अगर हैवानात के अज्जा पर मुश्तमिल है तो उसको नहीं खा सकते जब तक कि उसका तज़किया आपके लिए साबित ना हो जाए। दुरुस्त। तीसरा सवाल पूछा गया कि ऐसे टिन मिलते हैं कि जिसके अंदर जेली होती है, जेली के टिन मिलते हैं, और इस जेली के अंदर वही जेलेटिन पाया जाता है कि जो कभी नबात से बनाया जाता है और कभी हैवान से बनाया जाता है। अब ये मसला दोनों का यही है, आगा खुई का भी और आगा सिस्तानी का भी, यानी वो जेलेटिन के जो मशकूक हो, मसलन आपको पता है कि इस जेली के अंदर जेलेटिन, मतलब आपने पढ़ा उसके लिखा हुआ जेलेटिन, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि ये हैवानी है या नबाती है। हैवानी भी हो सकता है, नबाती भी, और नबाती भी हो सकता है, शक है आपको। तो इस शक की सूरत में, जिसके बारे में आपको मालूम ना हो कि ये जेलेटिन कौन सी किस्म का है, उस जेलेटिन को खाने में कोई हरज नहीं है, यानी वो वाला जेलेटिन आप इस्तेमाल कर सकती हैं। असल मुश्किलात जो हैं जेलेटिन खाने में वो उस सूरत में है कि जब ये जेलेटिन हैवानी हो और उसका तज़किया आपके लिए साबित ना हो। दुरुस्त। अच्छा, एक मसला और भी है जो एक इस्तिफ्ता में आगा खुई ने भी इस किस्म की कुछ बात की और आगा सिस्तानी ने भी कहा है। खुद जब अब जो मुझे अंदाज़ा हुआ इनकी बातों से, इनके सवालात और जो पूछा गया जिस अंदाज से, ऐसा फील हुआ है कि खुद जेलेटिन के अंदर कोई एक जुज़ है कि जो हराम उस जानवर के गोश्त से या हड्डियों से निकाल के डाला जाता है, यानी पूरे का पूरा जेलेटिन वो चीज़ नहीं है कि जो हैवान से लिया जाता है। जिसका पनीर नहीं है, खुद पनीर, मतलब फ़र्ज़ करें कि पनीर को जब बनाया जाए तो उसके अंदर कोई चीज़ डाल दी जाए, ये इस टाइप की कोई चीज़ फील हो रही है मुझे कि जेलेटिन कोई एक ऐसा मादा है जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है कि जिस जेलेटिन के अंदर कोई हैवान के अज्जा से कोई चीज़ निकाल कर डाली जाती है। लिहाजा आगा सिस्तानी ने और आगा खुई ने भी एक जगह पर यह बात कही है कि अगर वो जो जेलेटिन उसके अंदर हैवानी डाला गया है, अगर वो जेलेटिन के अंदर जो हैवानी जुज़ डाला गया, अगर वो इतनी कम मिकदार में हो कि वो घुल मिल कर ख़त्म हो जाए, तो फिर ये जेलेटिन, इसमें फिर कोई मुश्किल नहीं रही, क्योंकि वो ये अंडे वाला मिसाल हो जाएगी। ये बस खुद जेलेटिन, अगर इस एक लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किए विवक्षित इस्तेहाला, आप मुताहरात में पढ़ा होगा आपने, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ा तो होगा, याद का नहीं कह रहा हूँ मैं, कि पढ़ा होगा आपने कि मुताहरात में से एक मुताहर है इस्तेहाला। इस्तेहाले का मतलब ये होता है कि ज़ात का तब्दील हो जाना। मिसाल दी जाती है कि कुत्ता नमकजार में गिरे और नमक बन जाए, तो अब ये कुत्ता नहीं, अब ये नमक है, तो ये हलाल भी हो जाएगा और पाक भी हो जाएगा। दुरुस्त। और पता नहीं हम कितनी दफ़ा कुत्ता खा चुके हैं नमक के नाम पर, ये भी नहीं मालूम, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कि हलाल भी है और पाक भी है, कोई मुश्किल नहीं है उसकी। ये अपना आगा सिस्तानी ने और आगा खुई ने भी एक जगह पर मैंने देखा अभी इत्तफाक से आने से पहले ही, उन्होंने ये कहा है कि ये अगर फ़र्ज़ करें अगर ये नजिस भी था ना जेलेटिन के अंदर, जब जेलेटिन बन रहा था, जिस खुद जेलेटिन के इंग्रेडिएंट्स में से एक ये था कि जानवर का मसलन या गूदा समझ लें, कोई गूदा होता है जो जानवर की या
खाल से लिया जाता है या जानवर के हड्डियों से लिया जाता है। ये जो गूदा है जो जानवर से लिया जाता है, अगर ये इतनी कम मिकदार में है जेलेटिन में कि ये घुल मिलकर यानी बिल्कुल इस्तेहाला हो जाए उसके अंदर, उसकी ज़ात ही ख़त्म हो जाए, मतलब केमिकल्स लगने के बाद अब वो चीज़ ही ना बचे, तो खुद ये जेलेटिन वैसे ही पाक और हलाल हो जाएगा। फिर ये अगर किसी खाने में डल जाए तो क्या मुश्किल है। फ़र्ज़ करें ये जो आम आप दूध लेकर आते हैं, आप खीर बना रही हैं, चावलों के अंदर थोड़े से चावल होते हैं, ज़्यादा दूध होता है, दूध अगर डला हुआ है उसके अंदर तो क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। ये फिर इस दूध की तरह हो जाएगा। लिहाजा या तो खुद जेलेटिन में वो इस्तेहाला हो जाए, या अगर जेलेटिन में इस्तेहाला फ़र्ज़ करें नहीं भी होता तो ये खाने में इतनी कम मिकदार में डला हो जहां पर इल्म में भी निजासत ना हो कि वो घुल मिलकर ख़त्म हो जाए, तो इन दो सूरतों में उसको खाया जा सकता है, वरना फिर उससे एहतियात करनी पड़ेगी। और तीसरी सूरत शक की सूरत है कि आपको असल मालूम ही नहीं है कि जो जेलेटिन डला हुआ है ये हैवानी है या नबाती है, तो शक का फ़ायदा मिल सकता है आपको, यहाँ पर आप उसको खा सकती हैं। ये एक सवाल आया है, अगर पहले से इंग्रेडिएंट चेक कर लें कि इसमें कितना जेलेटिन है तो खा सकते हैं, यानी मिकदार चेक कर लें खाने से पहले। देखिए मसला तो आपको मैंने बता दिया, चेक करने का अगर कोई फ़ायदा आपको मिल रहा है तो हासिल कर लें। अगर आप फ़र्ज़ करें चेक करने की वजह से क्या फ़ायदा होगा आपको, मतलब ज़्यादा ये साबित हो जाएगा आपके लिए कि जी जेलेटिन इतनी मकदार में डला हुआ है कि इस्तेहाला नहीं हुआ या इस्तेहलाक नहीं हुआ, दुरुस्त, लेकिन उससे ये तो साबित नहीं होगा कि नजिस है भी या नहीं। ज़्यादा मकदार से इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मकदार का फ़र्क वहाँ पड़ेगा जहाँ पर यह मालूम हो आपको कि मतलब ये नजिस वाला था, तो वो फिर अगर कम मकदार में है और इस्तेहाला हो रहा है तो फिर वहाँ पर मसला हल हो जाएगा। يا صاحب السماء